बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी हम बिहेवियर साइंस का यूनिट 3 जो है ना वो फ्रेंड से कवर करने लगे हैं। ठीक है, जिन्होंने लास्ट नाइट में पढ़ना है उनके लिए समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। ठीक है, एक दफ़ा जब बस वीडियो देख लेना, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपके दिमाग में रह जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर ना अब पास्ट का यूएचएस का अगर आप पेपर देख लें, नम्स की बात नहीं करते, चले यूएचएस वाला पेपर देख लें, तो उसके अंदर इसके अंदर से बहुत ज़्यादा पेपर आया, बहुत ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर से बिलीव मी पेपर आया। जिसने ये चैप्टर का एक तो इसकी जो है ना एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और एससीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट पे जो इसका ये है ना स्लीप के जो दिए हुए हैं, ये मतलब आपसे ओसपी के अंदर भी पूछते हैं, वाइवा के अंदर। ठीक है, और ये आपका ऑस्पी स्टेशन पक्का लगा होता है। और ये वाला ऐसा उठ के आया हुआ था क्वेश्चन, पूरा का पूरा स्लीप्स के डिसऑर्डर क्या है। बताता हूँ किस तरह याद करना है, बस जल्दी से कवर करते हैं। पहले ये मोटी मोटी चीज़ें देख लें। लर्निंग बेसिकली क्या है, बच्चों वाली बात है, गेन ऑफ स्किल हो गया और वो स्किल थ्रू एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, एक्सपीरियंस के जरिए जो भी हम चीज़ करते हैं उसे हम लर्निंग कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर वो कह रहा है कि लर्निंग की जो ना हैज़ टू प्रिंसिपल। लर्निंग थ्योरी जो होता है ना वो दो प्रिंसिपल भी होते रहते हैं। एक हमारे पास होती है क्लासिकल कंडीशनिंग और एक हमारे पास होता है ओपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल में क्या होता है, स्टिमुलस प्रोवाइडेड बिफोर रिफ्लेक्स। पहले हम स्टिमुलस देते हैं, फिर आगे से किसी ना जानवर का रिफ्लेक्स आता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेंट के अंदर पहले रिएक्शन आता है, फिर जो है ना उसके बाद में स्टिमुलस मिलता है कि हाँ ये वाला काम इस तरह होना है। ठीक है, इसमें हम यार सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, अभी यार मैं घर में हूँ तो इस वजह से टेरेस पे बैठ के। अच्छा, अब यहाँ पे ना पेलोव जो थे ना उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, ये इसका नाम याद कर लेना, जिसने ना क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर वर्क किया। उसने क्या किया, एक कुत्ते को ना ट्रेन किया। क्या किया उसने, उसने ना खाना देने से पहले रिंग बजाई, टिन 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 टिन, रिंग बजाई और फिर कुत्ते को खाना दे दिया। ठीक है, अब कुत्ते को नहीं पता कि रिंग और खाने का क्या ताल्लुक है। फिर उसने दूसरी दफ़ा क्या किया, रिंग बजाई और फिर कुत्ते को खाना दे दिया। फिर तीसरी दफ़ा रिंग बजाई, फिर कुत्ते को खाना दे दिया। अब कुत्ते को आदत लग गई कि जब भी बेल बजाएगा तो मेरा मालिक मेरे लिए खाना लेके आएगा। ठीक है, तो अब वो कहीं पे ना अपने कमरे में भी बैठा ना रिंग बजाता है ना, तो कुत्ते के मुंह में ना सलाइवा आना शुरू हो जाता है, उसके मुंह भूख लगना शुरू हो जाती है ना कुत्ते को, तो वो खाने के लिए आ जाता है कुत्ता। तो इससे हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। मतलब पहले हमने बेल के ज़रिए स्टिमुलस दिया, ठीक है, फिर कुत्ते के मुंह में जो है ना सलाइवेशन आना शुरू होगी, वो भूख के लिए बेताब हुआ। ये सारी की सारी। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना वो अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है और कुछ कंडीशनल स्टिमुलस होता है। देखो, अनकंडीशनल स्टिमुलस में क्या होता है, कुत्ते को खाना दिखाएंगे, उसे हड्डी दिखाएंगे तो उसे भूख लगेगी। ठीक है, तो मतलब सलाइवेशन होगी, उसके मुंह से थूक आना चाहिए। अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अब हमने किसी कंडीशन के साथ उसको रिलेट कर दिया, मतलब कंडीशन इसमें क्या है, बेल है। ठीक है, घंटी बजाई, अब घंटी का और हड्डी का कोई ताल्लुक नहीं बनता। हमने घंटी बजाई, कंडीशन स्टिमुलस, तो उसके पास कंडीशन रिस्पॉन्स मतलब सलाइवेशन जो उसकी हुई है वो कंडीशन रिस्पॉन्स के अंदर आएगी। ये सारे के सारा ओपरेंट पेलोव ने जो है ना वो पेवोल्व जो भी नाम है इसका उसने किया था। अब इसके अंदर यार वो एग्जांपल देता है, गुजर जा यार गुजर जा। एक तो पाकिस्तान में ये बड़ा ना, जितने मर्जी हाई फाई चले जाइए ना, हलाल रिज़्क़ के लिए जा रहे हो, अल्लाह पाक ने भी हलाल रिज़्क़ दे। अच्छा, अब जो है ना वो कहते हैं कि इसी तरह इंसानों में क्या होता है, आप मैकडोनल्ड का एम देखते हैं ना। ठीक है, वो कहते हैं एम देखने के बाद आपके मुंह में जो है ना थूक आना शुरू हो जाती है। तो वही कुत्ते को अगर घंटी बजा के थूक आती है तो आप मैकडोनल्ड का बड़े सारा जो है ना वो एम देख के जो है ना आपके रेड कलर का होता है ना, तो आपके मुंह में भूख आना शुरू हो जाती है। तो ये सारे की सारी कंडीशन है, बड़ा इसने जोकी सही लिखा हुआ है, अच्छा लगा मुझे। अच्छा, फिर क्लासिकल कंडीशनिंग इन क्लिनिकल सेटिंग में क्या है, हमने हमें कब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इस कंडीशनिंग को, इस लर्निंग को कहाँ कहाँ हमने अप्लाई करना है लाइफ में इंसानों के ऊपर। कुछ लोगों को फोबियाज होते हैं। ठीक है, जिस तरह कुत्ते का डर होता है ना, कुछ लोग वो कुत्ता पालना ही, कुत्ते के पास जाना पसंद ही नहीं करते, बहुत डरते हैं। कुछ लोगों को ना पर से, जो कबूतर का पर होता है उससे बड़ा डर लगता है। ये फोबियाज होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इनको ट्रीटमेंट करने के लिए हमने उनको क्लासिकल कंडीशनिंग की तरफ लेके ना और इससे हम ट्रीटमेंट कर देंगे। फेयर ऑफ द स्पाइडर, चमगादड़ से, छिपकली से डर लगता है कुछ लोगों को, हाइट से, कुछ लोगों को ना थंडर से डर लगता है, बादलों वगैरह से, उनकी दरदरार से। तो इसके लिए जो MCQ होता है वो होता है, हम जो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर हम ट्रीटमेंट करते हैं फोबियाज के, उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, वो हमारे पास होता है सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। ये सच जो है ना वो लाइन बुक की जो है ना उठ के आई हुई है MCQs के अंदर।
सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन, बस ये आपने लफ्ज़ याद कर लेना। फिर क्या करता है, सबसे पहले हमने किस तरह टेक्निक को अप्लाई किस तरह करना है, पेशेंट को हमने कहना है आप रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल ठीक है, रिलैक्स हो गए, उसको रिलैक्सिंग टेक्निक मतलब हमने जो मसल टेक्निक्स आगे डिस्कस की है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना, 5 से 7 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स करना हर जॉइंट को, हर मसल को, ठीक है। तो वो रिलैक्सिंग टेक्निक करने के बाद जो है ना उसे कहना अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो फोबियाज काजिंग ऑब्जेक्ट, मतलब उसे कुत्ते से डर लगता है ना, तो उसे कहना है कि अपने दिमाग में इमेजिन करो कि आपके पास ना कोई कुत्ता लेके आ रहा है, ठीक है। उसने आंखें बंद की, उसके पास जो है ना वो कुत्ता कोई लेके आ रहा है, उसने इमेजिन किया। अब क्या है, आस्क पेशेंट टू सिग्नल बाय रेजिंग द लिटिल फिंगर वैन एवर ही फील इन दैट, उससे कहना जब उसे कुत्ते से ना वो जो इमेजिनरी कुत्ता है उसे डर लगे तो वो अपनी लिटिल फिंगर जो है ना वो यू रेज करेगा, ठीक है। जब भी उसे डर लगेगा वो यू रेज करेगा, जब भी डर लगेगा यू रेज करेगा, बार बार करता जाएगा करता जाएगा। एक वक्त आएगा कि वो कुत्ता उसके बाद मतलब उसके पास आके बैठ भी जाएगा ना, इमेजिनरी कुत्ता जो हमने उसको फ़र्ज़ करवाया वो अपने दिमाग के अंदर, तो वो ये यू फिंगर खड़ी नहीं करेगा। क्यों? सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन हो गई है, वो अब उसको सेंस ही नहीं कर रहा, उसको अब उसकी आदत हो चुकी है। तो ये सारी की सारी क्लासिकल कंडीशनिंग में होपफुली मैं अपना कंसेप्ट समझा पाया हूँ। इफ़ पेशेंट फील एनजाइटी अगेन फुल रिलैक्स, जो पेशेंट हो गया, अगर उसे दोबारा इस तरह की जो ना होप आए तो उसे दोबारा ये प्रोसेस कर दो, दोबारा रिलैक्स करवा दो। रिपीट द प्रैक्टिस अंटिल द पेशेंट इज अनएबल टू फील, उस वक्त तक रिपीट करते जाओ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बस वही बात है इसके अंदर, वो और कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद फेयर एंड एनजाइटी इन हॉस्पिटल, कुछ लोगों को ना हॉस्पिटल में जाते ही ना एनजाइटी होना शुरू हो जाती है। बच्चे जो है ना वो डॉक्टर को देख के जो है ना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हालांकि डॉक्टर का और बच्चे का रोना बनता नहीं है, लेकिन क्या उससे एक फोबिया है कि डॉक्टर मुझे आके ना इंजेक्शन लगाएगा साइड में, उसको कुछ लोग लैब कोट देख के जो है ना वो रोना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वजह क्या है, इंजेक्शन और ड्रिप जो होता है ना उसका स्टिमुलस है, कंडीशन स्टिमुलस, इसके अंदर कौन सा इंजेक्शन है और या फिर ड्रिप है, वो सारी की सारी, ठीक है। पीडियाट्रिक स्टाफ डोंट वेयर, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि जो पीड्स के वार्ड के अंदर ना अमूमन जो ना हम यूनिफॉर्म नहीं पहनाते हैं उन लोगों को, ताकि बच्चे डर ना जाएँ बेचारे वो कंडीशनिंग की वजह से ना। इसके अलावा अगर आप ऑन्कोलॉजी वार्ड के अंदर जाएँ, वो कैंसर के अंदर, तो वो इंटर होते ही ऑन्कोलॉजी वार्ड में पेशेंट जो है ना वोमिटिंग स्टार्ट कर देता है, उसे पता होता है मुझे बहुत हाई पोटेंसी लगनी है, तो वहीं पे जो है ना उसने उल्टियाँ करना शुरू कर दी, क्या आना शुरू होगी। तो ये सारे की सारी जो है ना वो हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग एग्जाम्पल है, तो इनको अच्छे से जो है ना वो एक दफ़ा मेमोराइज़ कर लेना है, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। अच्छा, अब हमें कंपेरिजन बिटवीन क्लासिकल एंड ओपरियन कंडीशन, बहुत आसान है। इसके अंदर मैंने बताया था कि हम पहले स्टिमुलस देते हैं, देन रिफ्लेक्स आता है, स्टिमुलस इज प्रोवाइडेड बिफोर रिफ्लेक्स। यहाँ पे क्या है, इसका उल्टा, स्टिमुलस इज प्रोवाइडेड आफ्टर रिफ्लेक्स। अब इसके अंदर जो है ना वो आपने क्या करना है, डिवेलप्ड इन बाय पेवॉल्व हो गया, पेलोव हो गया, जो भी नाम है, ठीक है। ये जबकि ये स्किनर जो है ना हमारे पास डेवलप किया था, ठीक है। तो स्किनर ने ओपरियन किया था, जबकि क्लासिकल में पेवॉल्व ने किया। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान एसोसिएशन, इसके अंदर जो है ना री इन्फोर्समेंट होती है। अच्छा, ये हमारे पास इनवॉलंटरी है, ऑटोमेटिक है, ठीक है। बंदे को फोबिया होता है, ऑटोमेटिक होता है, कोई हमें इख्तियार में नहीं होता, जबकि ये ओपरेंट वाला जो है ना वो हमारे पास वॉलंटरी होता है। इसकी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या होता है, क्या ये हमारे पास पैसिव लर्निंग है, जबकि ये हमारे पास एक्टिव लर्निंग है। इनके साइंटिस्ट के नाम पैसिव, एक्टिव, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, ये 3 चीज़ें याद कर लेना। और ये रिफ्लेक्स बिफोर और आफ्टर वाला 4 लिख देंगे, मोर देन इनफ है, अगर ये टेबल आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये आना चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर ऑपरेट कंडीशन क्या है, ये जो हमने डिस्कस की है, मैंने कहा कि ये रिफ्लेक्स जो था ना बाद में, स्टिमुलस इज प्रोवाइडेड आफ्टर रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स आने के बाद हमें स्टिमुलस प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि ये ना बिहेवियर इज सेंसिटिव टू कंट्रोल बाय कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, हालात के मुताबिक जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी से कहते हैं हम, ठीक है। वो कहता है स्किनर एक साइंटिस्ट था, उसने जो है ना वो चूहे को एक बॉक्स के अंदर बंद किया, ठीक है, और स्मॉल बार ऑफ द फूड के अंदर जहाँ पे उससे खुराक तलाश करनी थी, वो फिरता, ठीक है, मतलब उसने अपनी एनर्जी लगाई चूहे ने, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्टिव लर्निंग होगी और उसे एंड पे खुराक मिल गई। हमने क्या किया, जो स्टिमुलस था खुराक वो एंड पे दिया, स्टिमुलस इज प्रोवाइडेड आफ्टर रिफ्लेक्स, उसने अपने रिफ्लेक्स यूज़ किए, सूंघ सूंघ के वो खुराक तक पहुंचा और बाद में उसको जो है ना खाना मिला। तो स्टिमुलस बाद में जब मिलता है ओपरेंट कंडीशनिंग के अंदर, ठीक है। तो चूहा जो है ना वो सफ़ेद रंग का होता है, स्किन कलर का, तो मैंने यहाँ से याद किया था ये स्किनर ने ना इसको दरियाफ्त किया था। होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ रट्टा लग ही गया होगा, रट्टा ही है, और मैं मतलब थोड़ा सा समझ लें बस, इसका इंशाल्लाह आपको कहानी लिख लेंगे पूरी की पूरी। अच्छा, इसके अंदर वो कंडीशनिंग प्रिंसिपल इन रियल लाइफ में आपने देखा होगा, कुछ बच्चों को ना हम उनके अच्छा काम करने पे गिफ्ट देते हैं, कुछ बच्चों को जो है ना वो मना करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को हम डांटते हैं, कुछ बच्चों को निगलेक्ट करते हैं, तो ये सारी की सारी लर्निंग की है, कंडीशनिंग प्रिंसिपल के अंदर आता है। सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, पॉजिटिव में क्या होता है, बिहेवियर इज इंक्रीज बाय रिवार्ड, हम किसी को
का बिहेवियर जो है ना वो तोहफ़ा दे के, हाँ इसने जो है ना वो ईमानदारी से जो है ना उसके पैसे वापस कर दिए, तो हम उसके रिवार्ड के तौर पे कहते हैं बेटा ये 10 रुपये आपके। तो ये जो होती है ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। ठीक है, चाइल्ड इंक्रीज हिज काइंड बिहेवियर टूवर्ड हिज यंगर ब्रदर टू गेट रिवार्ड, टू गेट, अपनी तारीफ़ करवाने के लिए बच्चा जो है ना अपने जो है ना वो यंगर ब्रदर की तरफ जो है ना वो अपना बिहेवियर थोड़ा सा ना प्यार वाला कर लेता है, तो उसे गिफ्ट ताकि मिले, उसे अच्छा प्यार मिल जाए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर इज इंक्रीज बाय अवॉइडिंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो गया। ठीक है, उसमें क्या कहता है बच्चे को हम डांट डूंट के जो है ना वो कहते हैं कि तुमने ऐसा किया क्यों है, तुम्हें शर्म नहीं आती थी, कि वो बच्चा कॉन्शियस हो जाए। ये नेगेटिव इन्फोर्समेंट है जो कि बच्चे की बेहतरी के लिए है, कि वो बुरे कामों से रुक जाए, जिसे हम नेगेटिव इन्फोर्समेंट कहते हैं। पनिशमेंट में क्या है, बिहेवियर इज डिक्रीज बाय सप्रेशन, मतलब उसको जो है ना माँ उसे एक थप्पड़ लगा देती है, या उसको जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो हिटिंग हिज बिहेवियर आफ्टर हिज मदर होगा। ठीक है, डिक्रीज कर अपना बिहेवियर जो है ना वो पनिशमेंट के बाद अपना बिहेवियर, गंदा जो बिहेवियर है वो डिक्रीज करता है। एक्सटेंशन में क्या है, अच्छा एक्सटेंशन में क्या होता है, उसे नॉन री इन्फोर्समेंट भी से कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इग्नोर्ड बाय, मतलब वो फजूल सी हरकतें कर रहे हैं, माँ उसको मुँह ही नहीं लगाती उसे, तो इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन वाले बिहेवियर। तो ये 4 बिहेवियर आप इनको देख पढ़ लीजिएगा, बस आपको समझ। फिर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है ना वो होता है शेपिंग के ऊपर। शेपिंग बेसिकली क्या है, टेक्निक है ऑफ रिवार्डिंग क्लोजर एंड क्लोजर अप्रॉक्सीमेशन ही वांटेड बिहेवियर अंटिल द करेक्ट बिहेवियर इज अचीव, मतलब वो बार बार जो है ना वो अपनी प्रैक्टिस करता है। ठीक है, ताकि वो एक स्किलफुल बंदा अपने काम में अच्छा बेहतरीन स्किल हासिल कर सके। जिस तरह क्या है, मेडिकल स्टूडेंट जो होते हैं ना वो ज़ख्मों को स्टिच लगाना, शुरू में स्टिच लगाता है, थोड़े से रफ लगते हैं, लेकिन जो ही वो 4 5 6 10 स्टिच लगाना शुरू कर देना, तो उसकी इतनी नीटनेस आ जाती है उसकी स्टिचेस के अंदर कि पता चलता है हाँ किसी सर्जन ने लगाए हुए हैं, मतलब आप फ़र्क नहीं कर सकेंगे। तो ये सारे का सारा होता है शेपिंग का। जो एमसीक्यूज आता है कि स्टूडेंट जो है ना वो स्टिचिंग लगाना सीखते हैं, ये किस उम्र में आता है, आपने कहा ये शेपिंग के अंदर है। फिर मॉडल क्या करते हैं, अच्छे ड्रेस पहनते हैं ना, तो वहाँ से याद कर लो कि स्टूडेंट जो है ना वो अपने किसी सीनियर का बिहेवियर, उसके ड्रेसेस सेंस को देख के ना इंस्पायर होता है। ठीक है, फीमेल जो है ना वो हेयर कट को देख के इंप्रेस होती है, एक्ट्रेस को देख के, अलीज़े शाह को देख के, यू नो। तो वो क्या कहते हैं, वो अपने ना ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करता है, तो इसे हम कहते हैं मॉडलिंग। तो ये भी था, ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना मॉडलिंग, अगर स्टिचेज अच्छे लगा रहा है तो वो शेपिंग के अंदर रहेगा। सही है, ये 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर है लर्निंग प्रिंसिपल इन क्लिनिकल कंडीशनिंग में, हैबिट्स हो गया, वो ये आपके बच्चों वाली कंसंट्रेशन हो गया। ठीक हो गया, वो बच्चे वाली बातें हैं। इसके अलावा रिमूव अवॉइड एंड डिले द रीइंफोर्समेंट, वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है इसके अंदर। जो इंपॉर्टेंट है वो होता है मेटाकॉग्निशन। कुछ आपने देखे होंगे अपनी क्लास के थीटे बच्चे, वो बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर ना चीज़ों को अरेंज करके और अच्छे मार्क्स हासिल कर लेते हैं। तो क्या है, उनकी मेटाकॉग्निशन अच्छी है। थिंकिंग अबाउट हाउ वी थिंक हो गया। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में हम किस तरह सोचते हैं, ये स्टूडेंट को अच्छे नंबर हासिल करने में मदद देता है। अवेयर ऑफ हिज ओन थिंकिंग एंड मेमोरी एंड हिज इंफॉर्मेशन टू रेगुलेट द लर्निंग, अपनी लर्निंग को रेगुलेट करता है। दिस एबिलिटी हेल्प द स्टूडेंट टू गेट गुड मार्क्स एंड प्रिपेयर देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसे अब पता चल जाता है कि एग्जामिनेशन में कहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किस तरह मैंने अच्छी हैंड राइटिंग के साथ लिखना है तो मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये हमारे पास होती है मेटाकॉग्निशन। फिर हमारे पास होती है मेटाकॉग्निशन टेक्निक एक्टिव रिगार्डिंग एंड इम्प्रूविंग हो गया। ठीक है, इसके अंदर रीड बॉक्सेस समरीज टू गेट मेन पॉइंट हो गया। ठीक है, आर्टिकल वगैरह वो सारी की सारी आपने देख ली। हाईलाइट की पॉइंट हो गया, बाई पुटिंग इनर हो गया। ठीक है, उसके बाद कंपेयर हो गया, वो सारी। अच्छा, अब यहाँ पे है फेजेज ऑफ द लर्निंग। लर्निंग के जो है ना हमारे पास 3 मेन फेजेज होते हैं, हमने किस तरह कोई भी चीज़ लर्निंग करनी होती है। मैंने इसके लिए याद रखा था PME। ठीक है, जो भी आप कर ले, PME उधर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी, वहाँ से एक को हमने E कर दिया बस। प्लानिंग, PMA में क्या होता है, अच्छी प्लानिंग करते हैं, फिर उसको मॉनिटर किया जाता है, फिर एवेल्युएट किया जाता है। वो मैंने वहाँ से याद किया हुआ कि लर्निंग का वो फेनोमिना है। ठीक है, प्लानिंग, मॉनिटरिंग और लर्निंग। प्लानिंग में क्या होता है, प्रिपेयरिंग ऑफ द टैकल, सबसे पहले हम प्लान अरेंज करते हैं। वाई डू आई नो टू नो दिस हो गया, वाई डू आई नो ऑलरेडी दिस टॉपिक हो गया, हाउ विल आई लर्न इट, मैं किस तरह। मॉनिटरिंग में क्या होता है, थ्रो द मटीरियल टू बी लर्नड हो गया, वाइल गोइंग थ्रो द मटीरियल टू बी लर्न, जो चीज़ हमने सीखनी है उसके बारे में हमारे पास हाउ आई एम डूइंग इन ग्रेस्पिंग दिस कंसेप्ट हो गया, आई एम स्टडिंग हो गया, सारी से। एवेल्युएटिंग में क्या, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वाज लर्न हो गया, द लर्नर कैन आस्क देमसेल्फ फॉलोइंग, हाउ एवेल्युएट करता है कि मैंने किस तरह का काम किया, वो सारी की सारी कंडीशनिंग आपके पास आ जाती है। फिर हमारे पास होता है मेमोरी। मेमोरी में बेसिकली क्या होता है, स्टोरेज ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन ब्रेन के अंदर जो है ना वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना हमारे पास मेमोरी कहलाती है। हिप्पोकैम्पस हो गया, अमेगडेला हो गया, मेमिलरी बॉडी हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस, ये सारे की सारी आपको नाम आने चाहिए। आपने न्यूरो के अंदर पढ़ा ही होगा। ठीक है, जो मेमोरी को स्टोर करते हैं। अब इसके अंदर जो MCQ आता है वो
NMD ये रिसेप्टर जो होता है ना वो ब्रेन में कैल्शियम और एसिटाइल कोलिन जो होता है ना इंप्रूव करते हैं मेमोरी को, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए बात, ठीक है। तो हमने कैल्शियम Ca+2 और मेमोरी जो होता है एसिटाइल कोलिन, ये दो चीज़ें MCQs में लगी हुई हैं कि ये दोनों जो है ना मेमोरी को इंप्रूव करती है। अगर कोई बंदा कैल्शियम इंटेक अच्छा लेता है तो उसकी मेमोरी अच्छी होगी, ज़्यादा भी नहीं लेना, क्रिस्टल स्टोन मान जाएंगे किडनी के अंदर। अच्छा, मेमोरी के जो है ना हमारे पास ये स्टेजेस की एक दफ़ा आया हुआ है MCQ, स्टेजेस क्या होते हैं, ठीक है, SCQ बल्कि। तो इसके लिए है सबसे पहले हमने इनकोड करना, जो भी आप मेरी बात सुन रहे हैं उसको आप इनकोड कर रही हैं आपकी नर्व्स। उसके बाद क्या करें, उसको स्टोर कर रही हैं, स्टोर के बाद अब 5 दिन बाद जो है ना सुनेंगे तो रिट्राइवल करेंगे, या थोड़ी देर बाद आप उसको रिकॉल करेंगे, जिसे रिट्राइवल कहते हैं। पहले हमने क्या करना है, इनकोड करना है उसको, जो बात है उसको कोड के अंदर लेके आना है, फिर स्टोर करना है, फिर हमारे पास रिट्राइवल, उसको रिकॉल करना है। इनकोडिंग में क्या होता है, जिस सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है रिसीव की जाती है वो ट्रांसफर इनटू द न्यूरल इम्पल्स 1 to 2 सेकंड के लिए होती है, ये भी MCQ है 1 से 2 सेकंड के लिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी, ट्रांसफर इनटू दी शॉर्ट टर्म मेमोरी, बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी के जो मेरी बात सुनते जा रहे हैं वो 1 से 2 सेकंड के अंदर आपकी नर्व के अंदर इनकोड होके शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। फिर इट इज़ द न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द अटैचमेंट ऑफ फॉरगेटन, अच्छा ये नई इन्फॉर्मेशन है जो कि भूली भी जा सकती है, ठीक। स्टोरेज के अंदर क्या होता है, इनकोडिंग स्टेज इज स्टोर्ड इनटू माइंड हो गया, ठीक। अब इसको स्टोर करना टेम्परेरी और परमानेंट, हमारा माइंड कहता है हाँ ये फजूल बात है, कोई गाली शाली है तो इसको निकाल दो, ठीक है, मतलब टेम्परेरी। अगर हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉलेज वाली बात है, इसको परमानेंटली स्टोर करो, ठीक है। अमेगडाला को एक्टिवेट करने के लिए वो इसके लिए करता है। फिर हमारे पास रिट्राइवल, अब जब स्टोर हो गया तो उसको कभी कभी हमें याद करना पड़ जाए तो रिकॉल करते हैं, जस्ट लाइक कंप्यूटर की तरह। हमने ना वन एनीथिंग स्टोर इन आवर ब्रेन अगर रिकॉल बाय इट्स नेम, उसका नाम लेते तो हमारे जहन में ब्लिंक कर जाती कोई चीज़, हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास रिट्राइवल के अंदर आ जाती है। थोड़ा सा इसको यार, ठीक है। तो ये सारे के सारे ट्रैवल के अंदर। अब हमारे टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास होती है, एक सेंसरी, ठीक है, फिर हमारे पास होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और फिर हमारे पास होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ मेमोरी। सेंसरी में क्या होता है, हमारे पास जो सेंस करती हैं, साउंड, लाइट, टेस्ट हो गया, प्रोसेस ऑफ इंटरप्शन हो गया, वो सारे के सारे जो है ना हमारे पास सेंसरी है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, हमारे पास जो हमारे शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, ब्रीफ होता है, ठीक हो गया। टेम्परेरी स्टोर हाउस ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी एक्ट एज ए टेम्परेरी स्टोर हाउस। अब हमारे पास होता है प्रोवाइड लर्निंग, वो सारी की सारी। लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है, हमारे पास मीनिंग और इंपॉर्टेंट जो अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हमने लॉन्ग टर्म याद करना होता है ना, यार फोकस को क्या है, हो जाओ, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हाँ रिहाल सर, आर्मी के अगर आपने PMA की लॉन्ग कोर्स की ट्रेनिंग देखी हो ना, तो उससे पहले जो है ना वो 15 दिन पहले उसकी ट्रेनिंग करते हैं प्रॉपर, जिस तरह एंट्री होनी है, जिस तरह एग्ज़िट होना है। और उसको एक ही दफ़ा नहीं करते, कम से कम मैं कहता हूँ 20 से 25 दफ़ा रिहर्सल उसकी करते हैं, तब जाके एंड पे एक जो रिकॉर्डिंग होती है वो आपके पास आती है, ठीक है। इतनी वो प्रैक्टिस करते हैं। तो रिहर्सल जो है ना वो बेस्ट वे है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को आप लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करें। उन्हें एक एक स्टेप याद हो जाता है, कैसे याद होता है, वो रिहर्सल करते हैं यार, आर्मी वाले सारे के साथ ट्रेनिंग है। अच्छा, अब इसके अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी की फिर फर्दर जो है ना वो 3 कैटेगरी है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म की आगे हमारे पास वगैरह फर्दर 3 जो है ना वो हमारे पास है, क्या सा, इम्प्लिक्ट या प्रोसीजरल, एक्सप्लिट या एपिसोडिक, और सीनमैटिक। यहाँ से MCQs लाजमी लगेगा आपका, ठीक है। हमारी दफ़ा आया था कि वो ना डायलिसिस सेंटर में है, तो वो कौन सी मेमोरी होगी, तो मैं बताता हूँ। मेमोरी यूज इन मेकिंग एक्शन, जिस तरह वो कह रहा है कि बैडमिंटन गेम में प्ले करते हैं, ये NG ट्यूब या कोई कार ड्राइविंग, एक कार हो गया, ठीक है, मतलब कोई प्रोसीजर कर रहे हैं ना हम अस्पताल के अंदर, तो वो हमारे पास होगा प्रोसीजरल या इम्प्लिक्ट के अंदर। एक्सप्लिट क्या होती है, मेमोरीज ऑफ द इवेंट हो गया, जिस तरह हमने जो है ना वो स्टोरी ऑफ द मैरिज हो गया या हिस्ट्री हो गया, वो सर मतलब किसी भी बंदे को ना अपनी शादी के बारे में बताना, हाँ मेरी शादी पे ये हुआ था, ये हुआ, कोई बताता ना आपको, तो वो उसकी कौन सी है, एपिसोडिक है या एक्सप्लिक्ट, ठीक। ई से एक्सप्लिट, ई से एपिसोडिक, ये दोनों एक ही है। फिर हमारे पास सीनमैटिक, मतलब सिनेमा में जाके हम क्या करते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, तो आम सी मूवी, कोई जनरल सी मूवी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर कहते हैं अगर वाटर बॉयल करते हैं, हिप्पोकैम्पस जो होता है ना वो स्टोर करता है लॉन्ग टर्म, ये MCQ होता है, हिप्पोकैम्पस जो लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करता है। आपको फेसबुक का पासवर्ड याद है ना, तो आपने दिमाग के अंदर आपके सिनेमा एक चला हुआ फेसबुक का, तो आपको वो सारी की सारी याद है। फिर फॉरगेटिंग, हमने किसी भी चीज़ को भूलना है ना, वो हम क्यों भूल जाते हैं, या तो हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन कोई आ जाती है तो हमारे पुराने जो है ना इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्फॉर्मेशन को भूलने के लिए। रिट्राइवल प्रॉब्लम में क्या होता है हमारे पास कि वो रिकॉल नहीं कर पा रहे थे,
कुछ बच्चे ना, ठीक है। तो इस रिट्राइवल पर मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, कुछ लोगों को हम मोटिवेट करते हैं कि यार ये गंदे इवेंट्स भूल जाओ अपनी लाइफ से, ये तुम्हें बहुत लाइफ में नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो भूलने की आदत उन्हें आ जाती है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं मोटिवेटेड फॉर, 3 मेथड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉरगेटिंग हम किस किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटरफेरेंस होती है, फिर रिट्राइवल प्रॉब्लम, फिर मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होगी। फिर आ जाता है जनाब मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी, मेमोरी को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जनाब हमारे पास जो है ना वो, ये इसने निमोनिक लिखा हुआ MSKOOSSSARRA, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो आप अगर ये समझ आए तो बता देना मुझे, नहीं तो आप खुद भी लिख सकते हैं किस तरह मेमोरी को इम्प्रूव कर। बच्चे को अटेंशन, उसको ज़्यादा इंटेंशन देंगे, वाइल स्टडिंग फोकस करेंगे किस चीज़ पे, ऑर्गेनाइज चीज़ों को ऑर्गेनाइज में चलेंगे, दगड़ मगड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ओवर लर्निंग, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक चीज़ को पढ़ने के बाद उसको बार बार रिवाइज करेंगे। स्लीप, हाँ, एक सवाल पढ़ने के बाद ना अगर थोड़ी सी स्लीप ले लीजिए ना, तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं ना वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, माइलिनेशन अच्छी हो जाती है, आपको रिफ़्रेश अपने आप को फील करते हैं। कंप्यूटर को हम रिफ़्रेश करते हैं ना, तो स्लीप के बाद अपने माइंड को रिफ़्रेश, ज़्यादा सोना भी अच्छी बात नहीं है, प्लीज़ ये ना हो मेरी बात नेगेटिव। फिर सिलेक्शन, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेमोरी को इम्प्रूव करेगी। फिर हमारे पास निमोनिक्स हैं, निमोनिक्स बना लो, टेक्निक्स ऑफ मेकिंग वर्ड पैटर्न हो गए, असिस्टेड इन दी रिमेंबरिंग समथिंग, निमोनिक हेल्प इन रिकॉलिंग डेटा। कोई भी निमोनिक बना लिया ना आपने, ठीक है, तो आपको जो है ना वो इजी हो जाएगा याद करने में। स्पेस प्रैक्टिस में क्या होता है, हमारे पास 20 मिनट ना ब्रेक आफ्टर, हर 20 मिनट के बाद थोड़ी थोड़ी ब्रेक लोगे ना, हालांकि मुझे 20 मिनट हो गए वीडियो बनाते हुए, लेकिन एनीवेज किसी का पर जाए। नॉलेज ऑफ रिजल्ट हो गया, ठीक है, हमें पता हो हाँ हम यार मैंने टॉप किया तो मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, ठीक है, मेरा नाम होगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं फलां बन जाऊंगा, मैं आर्मी ऑफिसर बन जाऊंगा। तो ये आपकी लर्निंग मेमोरी को इम्प्रूव करता है। रिव्यूज़ हो गया, मतलब एग्ज़ाम इज़ हेल्पफुल हो गया, रिव्यूइंग शॉर्टली बिफोर एग्ज़ाम इज़ हेल्पफुल, मतलब एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा कोई चीज़ को रिकॉल करें ना, और वही एग्ज़ाम में आ गई, यूँ टक करके लगती है आपकी। रिसाइटेशन और रिहर्सल, वही आर्मी वाले जो है ना वो करते हैं, ठीक है, या फिर हाफ़िज़ कुरान जो होते हैं माशाल्लाह से, वो बार बार उस चीज़ को रिवाइज़ करते रहते हैं कुरान पाक को, तो उन्हें अच्छी एक मेमोरी होती है। इसीलिए हाफ़िज़ इकराम का जो है ना हाफ़िज़ा बहुत तेज़ होता है, ठीक है। सीरियल पोजीशन होगा, अटैच फीलिंग वगैरह, इमोशन, वो सारी की सारी आपके पास है। पैथोलॉजिकल चेंज, मेमोरी कब हमारे पास ख़राब होती है किसी बंदे की, या तो वो स्ट्रेस के अंदर है, या उसको विटामिन B1 की डेफिशिएंसी। हाँ, विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूँ मल्टी विटामिन कभी कभार खा लिया करे, अगर भी डेफिशिएंसी हो भी कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। हाइपोथायराइडिज्म हो गया, अल्जाइमर डिजीज़ हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया, हेड इंजरी हो गया, अल्कोहल अब्यूज़ हो गया, बहुत सारे की सारे। ये क्या करते हैं, एंटीरोग्रेड और रेट्रोग्रेड एमनेजिया के बारे में हमारे पास है, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इज नोन एज एंटीरोग्रेड। एंटीरोग्रेड जो है ना वो क्या होता है, जो आने वाली मेमोरी होती है ना वो हमें ने स्टोर नहीं होती। रेट्रोग्रेड जो प्रीवियस मेमोरी है वो रिकॉल नहीं होती, लेकिन जो न्यू मेमोरी होती है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है। ये दोनों में फ़र्क आता है, व्हाट इज़ एंटीरोग्रेड और रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड पीछे वाली मेमोरी हमें याद नहीं रहती, एंटीरोग्रेड आगे वाली मेमोरी हमें याद नहीं रहती, ठीक है, मतलब उसे पुरानी चीज़ें याद है, नई चीज़ें याद नहीं है, ठीक है। एंटीरोग्रेड से कहते हैं, रेट्रोग्रेड, ठीक है। अब हमारे पास जाते हैं हमारा टेक्निक बेसिकली वो सारे बस यही बात है, बट हमारे 20 है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट है, MMSE स्कोर, मतलब ये है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। मिनी मेंटल स्टेट अगर 18 हो तो माइल्ड डिमेंशिया, 12 से 18 हो तो मॉडरेट है, अगर 12 से कम हो, हमारी दफ़ा हो तो 8 था, तो वो था हमारे पास सवियर डिमेंशिया का प्रॉब्लम था। हमारी दफ़ा MCQ 8 का आया हुआ था, किसी का जो MMSE स्कोर 8 है तो वो सवियर डिमेंशिया के अंदर होगा, ये आपको बात है। अब मतलब आपको एंटीरोग्रेड के बारे में और रेट्रोग्रेड के बारे में आ गया ना। एंटीरोग्रेड मतलब जो नई मेमोरी आ रही है वो हमारे पास स्टोर नहीं हो रही, हालांकि उसे पुरानी मेमोरी सारी याद है, अपनी शादी की तस्वीरें सारी याद। रेट्रोग्रेड में क्या होता है, जो उसकी पुरानी यादें हैं ना वो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन जो नई यादें हैं ना, जो अब वो नए इवेंट्स देख रहा है वो उसे याद रह रहे हैं। तो ये आपके पास डिफरेंस है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये बहुत कंफ्यूज करता है हर बंदे को। परसेप्शन के बारे में एक आया था, एबिलिटी टू सी हेयर बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रो सेंसेस, अपनी सेंसेस के जरिए जो है ये कह रहा है कि ये 3 है ये बॉक्सेस, अगर यहाँ से देख रहा है वो 4 है, वो अपनी सेंस के मुताबिक उतारे, इसे परसेप्शन कहते हैं। बस बाकी आप पढ़ लीजिएगा। बेसिक परसेप्चुअल प्रिंसिपल में क्या, पैटर्न परसेप्शन है, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी है, शेप है, साइज़ है, ऑडिटरी कंसिस्टेंसी, डेप्थ है, बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर हमारे पास क्लूज़ हो गया, बाई ऑक्यूलर क्लूज़ में हमारे पास ये देख लेना बोथ आइज़ के लिए, मोनो ऑक्यूलर में एक आई के लिए प्रोसेस करता है, यहाँ पे दोनों आइज़ के लिए होता है। अब नॉर्मलिटीज़ ऑफ परसेप्शन में क्या, एलुजन हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, ये इनके दोनों में दरमियान फ़र्क आपको पता होना चाहिए। एलुजन बेसिकली क्या होता है, मिस परसेप्शन ऑफ द रियल एक्सटर्नल सीन, एलुजन इज एन मिस
मतलब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस है ना, उसके बारे में वो कुछ गलत चीज़ ना इमेजिन कर लेता है। हेलुसिनेशन में क्या, स्टिमुलस अज़ान हो रही है जुम्मे की, इसके बाद हम इंशाल्लाह। ओके जी, अभी जो है ना हमारे पास है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, ESP। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास क्लेवरेंस हो गया, ठीक है, टेलीपैथी हो गया, प्रिकॉग्निशन हो गया और टेलीकाइनेसिस हो गया। इनकी बस डेफिनेशन याद कर लेना और नाम याद रह जाए तो वेल एंड गुड है। ESP अमूमन आ जाता है, ठीक है। इसके बारे में जो ना आपको नोट लिखना होता है, तो मतलब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या है, क्लैरिटी वंस क्या, एबिलिटी टू परसीव और गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट विच इज़ अक्रिंग एट ए डिस्टेंस। मतलब दूर के ढोल सुहाने ना, दूर के ही ढोल बाज रहा है तो आपको पता चल रहा है हाँ वहाँ पे शादी हो रही है, ठीक है, या कोई मेला लगा हुआ है। टेलीपैथी क्या है, आप जो है ना किसी का माइंड जो है ना, एबिलिटी टू रीड समवन माइंड, आपको पता चल जाता है कि इसके माइंड में भी क्या चल रहा है, ये मुझे धोखा तो नहीं देने वाला, ठीक है। तो मतलब माइंड टू माइंड कनेक्शन टेलीपैथी, ये इंपॉर्टेंट है, MCQ आया होगा पास्ट का। प्रीकॉग्निशन में बेसिकली क्या, प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स हो गया, उससे पता चल जाए कि हाँ फ्यूचर में यार जल्जला आने वाला है, सैलाब आने वाला है, ये सारी प्रेडिक्शन प्रीकॉग्निशन है। टेलीकाइनेसिस बेसिकली क्या होता है, फिनोमिना स्टडी बाय पैरा साइकोलॉजिस्ट हो गया, एबिलिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर इन एनिमिएट ऑब्जेक्ट्स हो गया, इन्वर्टेड माइंड ओवर मैटर हो गया। बस इतनी बात है। थिंकिंग के बारे में क्या होता है, यूजिंग माइंड टू प्रोड्यूस थॉट्स आइडियाज डिसीजन, बच्चों वाली बात है। व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट हो गया, ये आप खुद पढ़ लेंगे, कम्युनिकेशन करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में हमारे पास आ जाता है एल्गोरिथम हो गया, मतलब फार्मूला जो होता है उसके ज़रिए हम, हेरिस्टिक्स हो गया, इसके अलावा हमारे पास और बस ऑब्स्टेकल हो गया, एड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सारी की सारी बात बच्चों वाली बात है। मेंटल सेट आप देख लीजिएगा, एक्सपीरियंस, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस MCQ में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है जो उसे अबली मिसलीड कर देते हैं। अजम्पशन क्या होती है, अनएबल टू सॉल्व प्रॉब्लम वी में अज्यूमिंग देयर आर सर्टेन हर्डल्स हो गया, वो सारी की सारी नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, 100 टू ईट हो गया, वेयर हो गया, बच्चों वाली बात है। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है, जो बंदा ज़्यादा अच्छी थिंकिंग करके अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है वो क्रिएटिव होता है। तो यही होता है क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में। जो स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है ना, वो हमारे पास, आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिंगर टिप्स भी आना चाहिए। OPIV इसका निमोनिक है स्टेजेस का, OPIV, ठीक है। OP आई स्क्र और V है, आई दो मतलब है, ठीक है, आई स्क्र और V है। तो O से ओरिएंटेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन, ये 5 स्टेप बस आपको आने चाहिए हू बहू इसी तरह सीरीज़ के अंदर, तो आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिले। ओरिएंटेशन में क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड हो गया, डायमेंशन। प्रिपरेशन में क्या होता है, क्रिएटिव थिंकर होता है, सेचुरेशन देमसेल्फ हो गया। इंक्यूबेशन में क्या होता है, प्रोड्यूस पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन हो गया। इल्यूमिनेशन में क्या स्टेज यू क्रिया, वो बाकी आप बच्चों वाली बात है पढ़ लेना। क्रिएटिव प्रोफाइल में हमारे पास सोशल स्टेज होता है। अच्छा, तो हम इमोशंस के बारे में अब आ जाते हैं। इमोशंस, इसके बारे में इंपॉर्टेंट MCQs आया करते हैं, एक दफ़ा शायद MCQs देखा मैंने। मीन्स टू मूव, ये एज सच इसी तरह लाइन उठ के आई हुई। इमोशन मीव, इमोशन एंड मोशन का मतलब क्या है, मूव, मैंने वहाँ से याद की, इमोशन मीन्स टू मूव, बस इसके अंदर यही आ गया। फिर टाइप्स ऑफ इमोशन आपको आने चाहिए, कौन कौन से टाइप्स हैं, प्राइमरी इमोशन, सेकेंडरी इमोशन, लेक ऑफ इमोशन, जो वो तो होता है। प्राइमरी इमोशन में क्या था, टोटल 8 ही नंबर हैं, सरप्राइज, सैडनेस, डिस्गस्ट, एंटिसिपेशन, जॉय और एक्सेप्टेंस। सेकेंडरी में क्या होता है, जो प्राइमरी के साथ जो है ना, जब प्राइमरी मिक्स 8 वाले जो है, ये 5 ये 3 ये, जब ये आपस में यूँ मिल जाते हैं तो ये एक नया इमोशन बनता है जिसे मिक्स्ड इमोशन कहते हैं, वो सेकेंडरी इमोशन होता है, ठीक है। होपफुली मैं अपनी बात समझा पाया होगा, ठीक है। तो मिक्सड हो जाते हैं वो सारे के सारे, प्राइमरी इमोशन और मिक्सड हो गया। फॉर एग्जांपल जॉय और एक्सेप्टेंस प्रोड्यूस लव, ठीक है। मोहब्बत जो है ना, जॉय और एक्सेप्टेंस, जब किसी से मोहब्बत होता है उसे खुशी भी मिलती है, उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे। अच्छा, ये एक MCQ आया हुआ है, लेक्सिथीम है ये, वाइवा के अंदर भी पूछा जाता है, BS के। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर विच पेशेंट हैज़ डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग देयर ओन इमोशन, अंडरस्टैंडिंग इमोशन ऑफ द अदर्स हो गया, ठीक। तो वो सारे मतलब अगर कोई बंदा जो है ना, वो एक डिसऑर्डर है, वो इमोशन फील ही नहीं कर पा रहा, उसे कहते हैं इमोशन लेस बंदा है, उसे हम कहते हैं एलेक्जिथीमिया। बस ये एक बात है। फिर मोटिवेशन क्या है, ये भी इसकी ऐसा डेफिनेशन आई हुई है कि किसी भी बंदे को अपने गोल की तरफ जो है ना, वो पार्टिकुलर गोल की तरफ मूव करवा देना, इसका मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। आवर गोल आर आवर मोटिव्स हो गया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, रेफर्ड इंडिविजुअल नीड टू डू व्हाट शी इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग। किसी बंदे के अंदर कोई भी कैपेबिलिटी है ना, वो उसकी पीक पे जाके उसको अच्छे से यूटिलाइज करता है, उसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मेक फुलेस्ट यूज़ ऑफ हिज कैपेबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ को मैक्सिमम जितना भी यूज़ करके ना, वो जो एक्शन परफॉर्म करता है उसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजर बंदा है ये, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आई हुई है, और ये अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो हो गया, इसका इंपॉर्टेंट हो गया।
आती है आपके पास मैस्लोज हायरार्की ऑफ द नीड। एमसीक्यूज में ना ये एक स्टेप छोड़ के बताया होता है इससे अगला स्टेप क्या होता है, तो आपने वो निकालना होता है। तो मैंने जिस तरह याद किया था ना अपनी दफ़ा, वो शेयर कर देता हूँ। बेसिकली शुरू में इसकी जो है ना वो टोटल 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5। आपने स्केल ले जाना प्लीज़। अगर स्केल ना भी हो आपके पास, कॉलेज कार्ड या आईडी कार्ड जो होगा ना, वहाँ कॉलेज का आईडी कार्ड से लाइनें लगाना। हाथ से प्लीज़ मत लगाना, बहुत गंदी लगती हैं लाइनें और ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। आपको पता है माइंड के ऊपर। बिहेवियर साइंस पढ़ रहे हो, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना। अब हमारे पास क्या है, पहले स्टेप में बेसिक साइकोलॉजिकल नीड होती है। इसके अंदर क्या होता है, सांस लिया, खाना खाया, पानी पिया, सोया और उसके बाद बीवी के साथ सेक्स किया, बस इतनी सी बातें आपको जो है ना स्टेप 1 के अंदर मैस्लो हर चीज़ नीड है। बट मैंने इसी तरह याद किया था कि बंदा क्या करता है, शुरू में खाना खाया, ठीक है। आप बंदे की आप लाइफ को इमेजिन करें, खाना खाया, पानी पिया, सोया, ठीक है, सेक्स किया और बस ये खाया पिया सोया और मौज मस्ती की, बस ये है बेसिक में। उसके बाद आप जाते हैं कि उसको ये काम करने के बाद जब वो जागता है स्लीप से, तो मैंने याद किया था वो अपनी हिफाजत करता है। यार बाहर कोई मेरी गाड़ी तो नहीं चोरी करके ले गया, तो अपनी सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी हो गया, फैमिली हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, सिक्योरिटी को देखता है, ठीक है। वो देखता है जी हाँ मेरी गाड़ी भी बिल्कुल सेफ़ है, घर भी सेफ पड़ा हुआ है, ठीक है सब। उसके बाद जो है ना वो जो है ना वो दोस्तों से मिलने चला जाता है, ठीक है, फ्रेंडशिप की जोन के अंदर। मतलब ये सारे काम कर लिए उसने, अपनी घर की सिक्योरिटी, सेक्स करने के बाद वो घर की सिक्योरिटी चेक करने के बाद उसने दोस्तों के पास चला गया। वहाँ से उसे जो है प्यार मोहब्बत मिली। फिर उसके बाद वहाँ दोस्तों ने उसकी बड़ी इज़्ज़त की, हाँ यार ये तो अच्छा जो है ना वो बहुत अच्छा बंदा है ये वो। उसके बाद वो क्या कहता है, वो उसे इज़्ज़त मिली, वो फिर घर आके जो है ना वो कोई अब सपोज़ करें वो यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाता है, तो अपनी बेस्ट एक वीडियो बनाएगा, तो मतलब यूज़ करेगा फुलेस्ट यूज़ ऑफ हिज कैपेबिलिटी। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट इज़ द लास्ट स्टेप। तो प्लीज़ इसको रट्टा लगा ले जिस तरह में। अगर मेरा निमोनिक बहुत गंदा है ना, तो आप प्लीज़ अपना कोई निमोनिक बना लें, लेकिन इसी तरह आपको ये स्टेप हू बहू आने चाहिए। इसके अंदर से आपका SCQs भी क्लियर होगा और MCQs भी क्लियर होगा, ठीक है। तो ज़रूर आएगा इसके अंदर में, पक्का बात है, मैं बता रहा हूँ MCQ तो लाजमी आएगा। मैस्लो हर चीज़ अपनी नीड्स हो गया, तो आपके पास वो बस। अच्छा हॉस्पिटल सेटिंग में क्या होता है, ये सारे का सारा हमारे पास हॉस्पिटल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। कंप्रीहेंसिव हेल्थ प्लान होता है, वो फोकस करना पड़ता है। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड में क्या है, हमारे पास कैपेबिलिटी होगा, पैरामेडिक्स जो है ना सेटिंग बाय पैरामेडिक्स, ये खुराक होगा, दवाइयाँ होगा, कंफर्टेबल बेडिंग हो गया, वो पैरामेडिक्स करता है। सेफ्टी होता है हॉस्पिटल की, सिक्योरिटी गार्ड, नर्सिंग स्टाफ होता है जो उसे लव देता है पेशेंट से। अब हम उसको को रिलेट कर रहे हैं ना, ठीक है। सेल्फ एस्टीम होगा, डॉक्टर जो है ना शुड एड्रेस द पेशेंट ऑफ हिज परफॉर्म्ड होगा। फिर हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजर में क्या होता है, मार्कर ऑफ द हेल्थ पॉलिसी एंड हेल्थ सिस्टम प्रोफेशनल, वो सारे का सारा इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा अब हमारे पास हो जाता है प्रोफाइल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजर। किसी भी को बंदा जो अपनी अच्छी एक ना प्रोफाइल लेके आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजर है वो, जो अपनी कैपेबिलिटी को अच्छा यूज़ कर रहा है, उसकी प्रोफाइल आपको किस तरह की मिलेगी। एफिशिएंट परसेप्शन ऑफ द रियलिटी, हकीकत को अच्छे से जज करना चाहेगा। कंफर्टेबल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल्फ, अपनी गलती मान लेगा और जल्दी से उसे दुरुस्त करेगा। ऑटोनॉमी, दे डोंट ट्राई टू डिपेंड अपॉन, दूसरों के ऊपर कभी इंसान नहीं करेगा, अपना काम अपनी मदद आपके ऊपर वो बिलीव करता है। फॉलो विद ह्यूमैनिटी हो गया, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर, मतलब दूसरे लोगों को साथ लेके चलेगा। प्रोफाउंड इंटर पर्सनल रिलेशनशिप हो गया, मीनिंगफुल हो गया, सस्टेन हो गया, नॉन हॉस्टाइल सेंस ऑफ ह्यूमर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ना वो मजाकिया किस्म का होगा, लोगों को इंगेज कर लेगा बहुत जल्द अपनी बातों में। कोई बंदा से एक दफ़ा बात करेगा दोबारा भी बात करने का उसे दिल करेगा। फिर हमारे पास होता है स्पॉन्टेनिटी होगा, ठीक है। मैस्लो एक्सटेंड क्रिएटिविटी एवरीडे एक्टिविटी के साथ। वो टास्क सेंटरिंग हो गया, अपने टास्क को गोल को मेंशन करेगा। फिर पीक एक्सपीरियंसेस, वो सारे थे। अच्छा अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बात है, यहाँ से 3-4 MCQs लग जाएंगे इस टॉपिक के अंदर से, ठीक। इंटेलिजेंस की एबिलिटी टू एक्वायर, एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज, स्किल, सिंपली एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। अब इंटेलिजेंस में जो ना IQ लिखा हुआ, इंटेलिजेंस क्विंट, एक दफ़ा आया हुआ था IQ किस चीज़ का एब्रीवेशन है, तो बच्चों को पता ही नहीं था। ये है इंटेलिजेंस क्विंट, क्विटेंट हो गया, क्विंट मैं कह रहा हूँ, क्यूटेंट हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंस क्यूटेंट हो गया। अच्छा अब इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला भी एक दफ़ा आया हुआ था, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। 1000 नहीं है प्लीज़, MCQ में 1000 भी लिखा था, 100 भी। 100 रुपये का आपने लिखनी है इंटेलिजेंस, ठीक है। मेंटल एज दिमागी एज और क्रोनोलॉजिकल एज जो है मल्टीप्लाई बाय 100 बस। फिर हमारे पास जो होता है ना, जो अडल्ट के लिए होता है वज़ीर साहब जो होता है ना, वो एक बड़े आदमी होते हैं ना, तो उसके लिए जो मेथड यूज़ होता है IQ अडल्ट के लिए, वो होता है वेस्टर्न एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। जबकि जो बच्चों के लिए होता है ना, वो WISC, C आ रहा है तो मतलब C से चाइल्ड हो गया, तो मैंने यूँ याद किया हुआ था। और चाइल्ड के आगे 3 लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा हुआ, ठीक है।
तो ये MCQs आता है कि चिल्ड्रन के लिए हमने WISC, जबकि वज़ीर जो है ना वो अडल्ट के लिए हमने इंटेलिजेंस को मापने के लिए। फिर वो जो कह रहा है कि ये MCQs हुआ कि एवरेज जो है ना लोगों की 90 to 110 तक जो है इंटेलिजेंस होती है, 90 से शुरू होकर 110 तक जो है ना ख़त्म हो जाती है अमूमन आम लोगों की। कुछ लोग होते हैं जिनकी 70 मापी गई है और कुछ लोगों की 130, वो उनकी, लेकिन उनकी तादाद कितनी है 5%। ये भी एक दफ़ा थी, ओनली 5% पॉपुलेशन जो है ना उनकी 70 से होती है या फिर 130 होती है, ठीक है। और वो डाउन सिंड्रोम से हैंडीकैप्ड होते हैं, कुछ उसके रिलेटेड होते हैं। 140 से जिसके ऊपर चली जाए ना वो हमारे पास कहते हैं एक्स्ट्रा जीनियस होता है, जिस तरह न्यूटन है तो वो एक्स्ट्रा जीनियस है। न्यूटन क्या, पाकिस्तान के सारा बच्चे न्यूटन है, तो मेरे ख्याल में हर पाकिस्तान के हर बच्चे की 140 से ऊपर ही होगी। जितने ये ज़हीन है ना, जितने ये मीमर्स बैठे हुए हैं, कसम से दिमाग हिला देते हैं। अच्छा, IQ और EQ के बारे में क्या फ़र्क है? IQ इंटेलिजेंस क्यूट, EQ इमोशनल क्विटेंट, ठीक है। इंटेलिजेंस की क्या मेजरमेंट है, कोग्निटिव का, ये मतलब पैदाइशी तौर पे होती है, एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लॉजिक्स हो गया, ठीक है। और ये परमानेंट होती है बर्थ के साथ, और ये नियो कॉर्टेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये पैदाइशी तौर पे है, ये चेंज नहीं होती, जो अल्लाह पाक ने दे दिया दे दिया। फिर ये नियो कॉर्टेक्स के अंदर होती है, और हमारे पास ये कोग्निटिव मतलब ये एबिलिटी होती है जो टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब इमोशनल क्विंटेंट के अंदर क्या होता है, एबिलिटी टू मैनेज इमोशन, अपने जितने भी रोने जागने सोने वाले इमोशंस हैं, फीलिंग, लव, पेन, वो सारे के सारे। फ्लेक्सिबल, ये जो जिस तरह बंदा बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, उसको एक्सपीरियंस होता है, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीख लेता है, आपने सुना होगा। ये कहाँ पे होता है, लिम्बिक सिस्टम में। ये नियो कॉर्टेक्स था, ये हमारे पास लिम्बिक सिस्टम है, सही है। ये एक बात होगी, बाकी ये बुक स्मार्ट हो गई, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, कैपेसिटी, इस तरह एक सच ये लाइन ही उठ के आई हुई थी एक दफ़ा, कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज ओन एंड अदर्स इमोशंस एंड पुट देम अंडर द कंट्रोल। मतलब इमोशन से जितनी भी बात है ना वो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है, बस यही है। कैपेसिटी टू एक्यूरेट प्रिसीजन हो गया, फैसिलिटी हो गया, वो इमोशनल हो, सारी की सारी। सेल्फ अवेयरनेस हो गया, सेल्फ अवेयरनेस हो गया, फिर मैनेजिंग इमोशंस हो गया, मोटिवेटिंग वन सेल्फ हो गया, रिकॉग्नाइजिंग हो गया, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स हो गया, वो सारे के सारे। अच्छा, ये आप पढ़ लेने का किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके चीज़ों को, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एवेल्यूएशन करके अपने आप को खुद जान के, ये आप खुद भी लिख सकते हैं, बस इसको रीड कर लीजिएगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्लीप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक तो लाजमी यार लिखवा लो मेरे से। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में क्या होता है हमारे पास, स्लीप, ठीक है। ये कहता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द स्लीप चेंज विद एज, एज सच लाइन उठ के आई हुई है MCQs में। उम्र के साथ साथ स्लीप, आपने देखा कि बूढ़े लोग जल्दी सुबह सुबह उठ जाते हैं, क्यों, उनकी नींद पूरी हो जाती है, लेकिन जवान लोग अमूमन सोए रहते हैं देर तक। क्या, एज के साथ ये चेंज हो रही है, ठीक है। बिलीव टू डू दिस सर्केडियन रिदम हो गया, इमोशनल स्ट्रेस हो गया, फिजिकल जो ड्रग्स लेते हैं उनके ऊपर जो है ना वो नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। अच्छा, स्लीप जो है ना वो 2 टाइप्स में, टाइप्स ऑफ स्लीप क्या है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो नॉन रैपिड आई फर्दर डिवाइड इनटू द 4 स्टेज। तो एक हमारे पास क्या है कि कहाँ लिखूँ, स्लीप जो है ना उसकी 2 हैं हमारे पास, स्लीप की हमारे पास 2 हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और हमारे पास है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ठीक है। अब नॉन रैपिड आई भी आगे फिर फर्दर है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, ठीक है। नॉन रैपिड आई की फर्दर है, जबकि रैपिड आई की आगे फर्दर नहीं होती। तो वही बात कर रहा है, हमारे पास जो होती है ना नॉन रैपिड आई फर्दर डिवाइडेड इनटू दी 4 स्टेज। और हाँ, अब दिमाग के लिए जो होता है ना वो ECG नहीं होती, EEG होती है, ठीक है। मतलब EEG क्या है, इसका इलेक्ट्रो इनसेफलोग्राम, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बच्चे ECG लिख के आ जाते हैं, हालांकि ब्रेन की कौन सी ECG होती है, खुदा के मतलब दिल की होती है वो तो। अल्फ़ा वेव जो होता है ना वो जो है ना हमारे पास कहते हैं सीन मैन पर्सन क्लोज हिज आई एंड रिलैक्स। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं ना तो EEG के ऊपर जो वेव आती है वो अल्फ़ा वेव आती है। ये एक MCQs है, हर एक लाइन मतलब इसकी MCQs बनी हुई है। फिर हमारे पास स्टेजेस ऑफ द स्लीप, जो नॉन रैपिड आई की मैंने कहा था ना, ये 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3 और 4। किस तरह हमने डिटरमाइन करना है, स्टेज 1 जो होती है ना, नंबर मैंने यूँ याद किया हुआ था, जो फर्स्ट आती हैं नंबर 1 होते हैं वो हमेशा थीटे लोग होते हैं, तो थीटा वेव आपको स्टेज 1 के अंदर है। मैंने इसी तरह याद किया था, आपको देख लीजिएगा। EEG में क्या होता है, वो आपको देखते कामनेस, स्लो पल्सेस होते हैं, डिक्रीज ब्लड प्रेशर होता है, और ये पूरी स्लीप का 5% होती है। ये भी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, और ये थीटा वेव, ये नहीं भूलने की ज़रूरत, बाकी आप कहानी खुद लिख लीजिएगा। स्टेजेस 2 में क्या होता है, स्लीप में के कम्प्लेक्स मिलता है, और ये 45% जो होता है ना आपकी ज़रूरत है।
K2 होता है ना, जहाँ पे अली सदपारा गया था, K2 भी गया था पता नहीं, ठीक है। तो K2 से मैंने याद किया हुआ था कि K कम्प्लेक्स जो होता है ना वो हमारे पास स्टेज 2 की टाइप है, और ये 45 बनी, ऊपर वाला 5, ये 45, 50% हमारी स्लीप इन दो स्टेज में पूरी होगी। बाकी 3 और 4 में हमारे पास जो है ना वो डेल्टा होती है, 34 जो है ना वो हमारे पास डेल्टा होती है, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। और स्लो वेव होता है, डीपेस्ट होती है और मोस्ट कॉमन। अब हमारे पास रैपिड आई में, मतलब ये वाली जो हमने कहा थी ना, रैपिड आई में क्या होती है, आपको सा टूथ जो होता है ना, आरी जो होती है उसके दंदे देखे हैं, वो जल्दी जल्दी काट देती है किसी भी चीज़ को, लकड़ी को जल्दी जल्दी काटती है। तो उसके अंदर क्या होता है, 60 होते हैं, तो वो सारे दंदे मिल के कुछ अल्फ़ा कुछ ऊंचे नीचे होते हैं ना, तो मैंने यूँ याद किया था कि वो अल्फ़ा बीटा और थीटा तीनों वेव्स आपको जो है ना वो इसके अंदर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के अंदर मिलेंगी। ईजी हो गया। अब हमारे पास क्या आती है कि यहाँ पर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में 10 से 41 मिनट आपको जो है ना वो होती है, और ये हर 90 मिनट बाद जो है ना रिपीट होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs है। फिर भी यार अगर किसी को समझ नहीं ना आई तो ये देखो, सबसे पहले आपने यूँ लिख लेना स्लीप, स्लीप में आपने लिख लेना है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और हमारे पास नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ठीक है। रैपिड आई मूवमेंट को हमने क्या कहा है, 60 मतलब रैपिड है ना, तो आरी की तरह जो है ना वो ये जल्दी जल्दी काटती। इसके अंदर कौन सी होती हैं, अल्फ़ा भी, बीटा भी और थीटा भी, ठीक है। तीनों वेव्स आपको दिखेंगी इसके अंदर। और इसके अंदर हमने कहा था कि ये 10 से 41 मिनट के लिए होती है, और 90 मिनट के बाद ये ना रिपीट होती है रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। हर 90 मिनट बाद जो होता है ना वो आपको रेपिटेशन मिलेगी। नॉन रैपिड आई के अंदर का 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और 3 और 4 इकट्ठा ही लिखा हुआ है, ठीक है इन्होंने। तो स्टेज 1 जो है ना, एक नंबर जो होता है ना वो थीटे लोग होते हैं, तो थीटा वेव आपको दिखेगी, और ये 5% टोटल स्लीप का है। स्टेज 2 किसके अंदर आएगी, वो हमारे पास होगी K2 है ना, तो K कम्प्लेक्स जो होता है ना आपको दिखेगा इसके अंदर EEG इलेक्ट्रो इन कैफ्लोग्राम के अंदर ये आपको दिखेगी, और ये 45% होती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको डेल्टा वेव दिखती है। सिंपल, बस इतनी सी कहानी है, इतने बड़े टॉपिक के अंदर आपको दिखेगी। और जब आप क्लोज करते हैं आई को, तो आपको हमेशा अल्फ़ा वेव जो है ना वो नज़र आती है EEG ग्राफ के अंदर, जो कि रिलैक्सेशन की इलामत है। बस ये इतना कम्प्लेक्स जो था ना मैंने आपको 2 मिनट के अंदर बताया। होपफुली यार अच्छी लगी एफर्ट तो बताना मुझे। अच्छा, इसके अलावा स्लीप इंडक्शन के अंदर क्या होता है, किसी बंदे को स्लीप नहीं आ रही, तो उससे पहले मैं आपको ना ये पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप ये देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कवर हो जाएगा। स्लीप इंडक्शन में नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑफ द स्लीप्स, क्या क्या स्लीप की नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है। प्रिंसिपल ऑफ द स्लीप हाइजीन, ये इसी तरह ऑस्पी स्टेशन आता है, तो आपने जो है ना वो बंदा आता है कहते डॉक्टर साहब मैंने नींदर नहीं आती, नींद नहीं आती, तो क्या कहना है आपने उसे, स्लीप एंड राइज एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में उठना और सोना है। अगर आप सुबह 5 बजे उठती हैं, ये सुबह तहज्जुद के टाइम होता है, तो डेली उसी टाइम पे प्लीज़ उठा कर, ये नहीं कि आज 5 बजे उठ रहे हैं, कल फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1 बजे, इस तरह ना करना। सिगरेट नहीं पीनी, ठीक है, और ड्रग्स नहीं लेना, शीशा, चरस, कैफ़ीन ज़्यादा नहीं लेनी, ज़्यादा क्या लेनी नहीं है, ठीक है। अवॉइड डे टाइम नैप, दिन के वक्त लंबी लंबी जो है ना वो तान के नहीं सोना आपने। फिजिकल फिटनेस मीन एक्सरसाइज डेली, जिम जाया करो यार, आपकी स्ट्रेस रिलीज़ होगी। अवॉइड इवनिंग स्टिमुलेशन बाय वाचिंग टेलीविज़न, ठीक है। अब शाम के बाद जो है ना वो ज़्यादा PSL ना देखने बैठ जाया करो 12 बजे तक, बस सो जाया करो, और अगले दिन चुप करके हाइलाइट्स देख लिया करो 8 मिनट की, टाइम बच जाता है बंदे का। मैं तो इसी तरह करता हूँ। अर्ली रेगुलर टाइम, ठीक है, खाना टाइम पे खाया, और बेड टाइम पे जो है ना वो ज़्यादा खाना भी नहीं खा के सोना। कंफर्टेबल स्लीपिंग कंडीशन होनी चाहिए आपकी। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जो हमने मसल रिलैक्सेशन देखे ना, 5 से 7 मिनट के लिए कॉन्ट्रैक्ट, फिर 20 से 30 सेकंड के लिए रिलैक्स। 16 मसल थे, 4 सेगमेंट में हमने डिवाइड किए थे उन्हें। लाई ऑन द बेड हो गया, यू रेडी टू स्लीप, सिर्फ उसी वक्त बेड पे जाना जब आपने सोना हो। स्ट्रेस रिडक्शन, हाँ उसको रिड्यूस करना है। रिलैक्स रियटिक हेल्पफुल इन एड्यूस स्लीप हो गया। कूल रूम, कमरा आपका जो है ना वो मॉडरेट कूल, ये मेरे ख्याल में गलत लिखा हो, सर्दियों में कूल होगा तो फिर वो सो नहीं सकेगा मेरा ख्याल है। मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए जो आप बेयर कर सकें, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म हो, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम इंटेक लेना, और शुगर जो है ना वो हमारे, एक दफ़ा एग्जामिनर ने पूछा कैल्शियम क्यों लेते हो आप सोने से पहले, दूध क्यों पीते हो, तो आपने बताया ना सर ये जो कैल्शियम चैनल है ना ये ओपन जब होते हैं या इनकी सेंसिटाइजेशन होती है, ये सीडेटिव एक्शन करते हैं। आपने सीडेटिव हिप्नोटिक्स पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी के, तो इनका सीडेटिव एक्शन होता है। बस इतनी सी बात बता देना काफ़ी, बाकी गूगल कर लेना जिससे ज़्यादा तकलीफ हो ना। अच्छा, अब उसके बाद कोपिंग विद इंसोमनिया, इंसोमनिया मतलब नींद नहीं आती, तो उससे कहना कि आपने तंबाकू कॉफ़ी वगैरह नहीं पीनी, ठीक है। हाईली एडिक्टेड पोटेंशियल, हाइप्नोटिक्स में क्या, सीडेटिव हिप्नोटिक्स हो गया, ठीक है।
सीडेटिव में क्या होता है, जो नींद है, तो हिप्नोटिक्स में क्या होता है, जो स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस करवा देती है ना, वो सारे स्लीप डिसऑर्डर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है ना, एक ये टेक्निक्स है, ये सारी टेक्निक्स बताने के बाद ना आपने ये वाली टेक्निक्स उसको बता देनी है। क्या कहना है कि अपने जो है ना वो दिमाग के अंदर ना एक उसे कहना, यार मेरा किधर गया वो, एक मिनट यार, जस्ट सिंपल, ये इतनी बड़ी कहानी जो है ना लिखी हुई है, इसका मैं आपको 2 लफ्ज़ों में बता देता हूँ। और मैंने जो है ना, ये ऑस्पी के अंदर मेरे आया था स्लीप वाला, तो मैंने उस बच्चे को कहा था और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 9 मार्क्स मिले थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एग्जामिनर ने शाबाश दे के दिखा के 9 मार्क्स लगाए थे। आपने उसे ना पहले वो वाली स्लीप सारी, ये वाली सारी बता के हाइजीन वाली, फिर आपने कहना है कि अगर फिर भी आपको जो है ना इससे फ़र्क ना पड़े ज़्यादा, तो आपने अपने दिमाग के अंदर उस पेशेंट को कहना है एक ना ब्लैक बोर्ड जो है ना उसको इमेजिन करना है, वाइट बोर्ड नहीं, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, सारा ब्लैक हो। फिर उसे कहना है एक हाथ में आपने ये पॉइंटर रखना है या चाक रखना है, दूसरे हाथ में आपने डस्टर रखना है। उससे कहना है कि उसके ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप एक आंखें बंद करके ना एक दायरा लगाओ, दिमाग के अंदर ही ना दायरा लगाओ, दायरे के अंदर 100 लिखो, ठीक है। 100 लिख के फिर उसे कहना उस 100 को आपने ना मिटा देना है दरमियान से। फिर क्या लिखना है, फिर 99 लिखना है, फिर क्या लिखना है, 98 लिखना है, फिर क्या लिखना है, 97 लिखना है, जब तक आपको नींद नहीं आती। तो होपफुली 90 तक पहुँचते पहुँचते आपको नींद आ जाएगी। ये इतनी सी कहानी है, बस आपने देख लेना, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि पहले एक्स लिखो फिर 100 लिखो, जो यहाँ पे देख लेते हैं हम थोड़ा सा, इससे मिलती जुलती कहानी है। लाई डाउन ऑन द टेबल, क्लोज आई ग्रेजुअली, माइंड को चाक के ऊपर रखना है। फिर हमारे पास क्या होना है, ड्रा बिग एक्स इन दी सर्कल देन प्रोसीड टू दी रेजर, हो गया। 100 लिखने से पहले वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने ना पहले एक्स बड़ा सारा लिख के उसको मिटाना है, फिर आपने 100 लिखना है, और फिर जो है ना वो उसको मिटाते 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 में 100 से इरेज करना है, फिर उसको 9 डीपर 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 वो नीचे जाते जाएंगे। तो सर बस इतनी सी कहानी है। अब आ जाते हैं हमारे स्लीप डिसऑर्डर के ऊपर। हमारी दफ़ा ये क्वेश्चन आया था, अल्लाह की कसम आया था। अब इसके अंदर जो है ना वो आपने 2 कैटेगराइज के अंदर, यहाँ मैंने बल्कि चार्ट बनाया, ये अलहदा बनाने की ज़रूरत नहीं है, डिसोमनियाज और पैरासोमनियाज। ये इधर आ जाओ, ठीक है। एक हमारे पास है डिसोमनिया, एक हमारे पास होता है पैरासोमनियाज। अच्छा, जो डिसोमनिया है और पैरासोमनिया दोनों में क्या फ़र्क है देख लेते हैं। डिसोमनियाज में जितने भी आते हैं ना वो हमारे पास ब्रीथिंग से रिलेटेड आते हैं, नींद ना आना, ज़्यादा ना आना, ठीक है, या बहुत ज़्यादा आ जाना, वो सारे के सारे डिसोमनिया के अंदर। डिस का रहा देता है मतलब प्राइमरी इंसोमनिया, प्राइमरी हाइपर इंसोमनिया। अगर सिर्फ इंसोमनिया है तो डिफ़िकल्टी इन स्लीप, उसको बंदे को नींद नहीं आ रही, किसी बंदे को सारी सारी रात जागता, तो उसे इंसोमनिया है। अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो वो हाइपर इंसोमनिया है। इंसोमनिया के साथ हाइपर लगा देगा, उसको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, प्लीज़ इसको कन्फ्यूज़ ना करना। एक्सेसिव स्लीपनेस, हाइपर इंसोमनिया। फिर हमारे पास नेक्रोलेप्सी हो गया। नेक्रोलेप्सी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डे टाइम के दरमियान ना उसे ना स्लीपनेस रहता है, दिन के वक्त जो है आँखें चरसियों की तरह बंद हुई होती हैं, ना जानू मानू के साथ यार लगे रहा करो रातों रात तक, ठीक है। अगर आपने करना भी है तो हलाल रिलेशन में आए, निकाह करें उसके साथ, ये क्या कुत्ती टीका लगाया हुआ है लोगों ने। ब्रीथिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर में क्या होता है हमारे पास, अब नॉर्मल ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप जो है ना वो लीड टू स्लीप डिस्ट्रप्शन एंड डे टाइम स्लीपलेसनेस होगा, ठीक है। मतलब ब्रीथिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर में यही होता है कि अब नॉर्मल ब्रीथिंग होती है ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग स्लीप, मतलब सोते हुए अगर सांस उसका उखड़ रहा है ना तो वो उसकी नींद अच्छी नहीं होगी, खराटे ज़्यादा ले रहा है, उसका सांस बंद हो रहा है, दमा का मरीज़ है, तो वो स्लीप रिलेटेड होगा। फिर सर्केडियन रिदम जो है ना स्लीप डिस्टर्बेंस स्लीप ड्यू टू मिस मैच बिटवीन द पर्सन इंट्रिंसिक सर्केडियन रिदम एंड एक्सटर्नल स्लीप वेव, उसका सर्केडियन रिदम खराब, तो ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ आएंगे, डिसोमनियाज के अंदर आएंगे। अब आता है पैरासोमनियाज। पैरासोमनिया मतलब पैरों से चलता है ना बंदा, तो स्लीप वाक डिसऑर्डर जो इसके अंदर आ जाता है सबसे पहले, तो कम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटी। इसके अलावा स्लीप टेरर डिसऑर्डर हो जाता है, जिसके अंदर वो जो है ना आपने देखा होगा कुछ बच्चे सोते सोते रोना शुरू कर देते हैं ऊंची ऊंची आवाज़ में, वो टेरर होता है। फिर नाइट मेयर डिसऑर्डर में क्या होता है, उन्हें जो है ना वो फ्राइटनिंग ड्रीम्स आते हैं, ठीक है, फ्राम वन ड्यूरिंग रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान उन्हें वो कह रहे हैं कि डरावने ख्वाब आते हैं। इसलिए डरावने ख्वाब है, इसके अंदर वो चलाना शुरू कर देते, इसके अंदर वो चलना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। हमारा एक दोस्त होता था जब हम 8th क्लास में होते थे ना, तो वो एक दिन स्कूल नहीं आया, तो उसके भाई को बुलाया हमारे टीचर ने, तो उसने कहा सर वो ना रात को ना वो छत पे सोए हुए थे ना, ठीक है, मतलब वो होगा कोई मसला, लाइट नहीं होगी या कुछ भी होगा इस तरह, या उनके फाइनेंशियल हालात इस तरह, वो ना गर्मियों की है थी, वो छत पे सोए हुए थे चारपाई के ऊपर, तो वो उसको ये था स्लीपिंग वॉकिंग डिसऑर्डर मतलब पैरासोमनिया।
वो उसके नींद के दौरान चलना शुरू कर दिया और वो हमसाये के घर के अंदर जाकर गिर गया। ओए होए होए होए! यार वो तो शुक्र है हमसाये के घर के अंदर दरख्त लगे हुए थे, दरख्तों के ऊपर जाकर ना धड़म से गिर गया। मतलब जस्ट इमेजिन अगर वो दरख्त ना होता तो उसकी हड्डी पसली नींद के अंदर वो चल रहा है तो कितना डैमेज हो जाता। अल्लाह पाक माफ़ करवाए। ये बीमारियां बहुत ही ख़तरनाक हैं। हालांकि ये लगती लाइट सी हैं, लेकिन जो इसको सफ़र करता है ना, बिलीव मी, उसकी लाइफ जो है ना वो किसी एक ना मसले से कम नहीं होती। वो बेचारा ना कोई काम फोकस कर सकता जब नींद नहीं पूरी होगी। मतलब यहाँ भी नींद नहीं पूरी और यहाँ भी नींद नहीं पूरी, उसको ज़्यादा स्लीप आ रही है और यहाँ पे उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही। तो दोनों कंडीशन में स्लीप तो पूरी है ही नहीं उसकी। नेक्रोलेप्सी में दिन के वक्त भी वो सोने की बातें कर रहा है, तो बेचारा काम कब करेगा। तो ये बहुत एक सीरियस, अगर इसी तरह का पेशेंट है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास फ़ौरन ले जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये पूरी BS फार्माकोलॉजी, BS जो है ना फार्माकोलॉजी कह रहा हूँ मैं, फ्रेंड्स की पूरी कवर हो जाएगी। आई ट्राइड माई बेस्ट। इससे भी अच्छी हो सकती लेक्चर, लेकिन अभी इतने टाइम के अंदर लास्ट नाइट के अंदर एक ही अगर किसी को पढ़ना हो, मे भी ज़्यादा नहीं तो किसी एक बंदे की हेल्प हो जाएगी। अगर किसी की फ़ायदा हुआ तो रिमेंबर मी आई सेंड योर प्रीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाकी इंशाल्लाह वीडियो आती रहेंगी, दुआओं में याद रखना। कोई भी मसला हो तो पूछ लेना व्हाट्सएप के ऊपर, अगर किसी को चाहिए तो ले लेना। थैंक यू।